गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। और इन्हीं टॉपिक्स में से बेटा पेपर आने का 100% चांस है। ये जो टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल है। उनके अलावा इनमें जो मोस्ट क्वेश्चन आपके साइंस के वो है बेटा। ये देखिए अच्छे से, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। देखिए विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% छिपने वाले प्रश्न बेटा इन टॉपिक्स में से आपका पेपर आएगा। आप देख लीजिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया की परिभाषा पूछ सकता है और उनके एग्जाम्पल पूछ सकता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। इनकी आपको परिभाषा आनी चाहिए और उनके एग्जाम्पल आने चाहिए। थर्ड है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, उनको एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ये उसके अलावा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा है संक्षारण और विकृत गंधिता। ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको देखिए। इसके बाद सेकंड चैप्टर देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? उदासीनीकरण अभिक्रिया, पीएच स्केल, उसके अलावा व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, पीओपी, इनके यूज और इनके निर्माण की विधि। इनके यूज व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, पीओपी, इनकी यूज, निर्माण की विधि और इनका सभी का सूत्र, इनका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा अम्ल और क्षार में अंतर, इनकी परिभाषा है और उनके 2-3 अंतर बेटा। इसके अलावा क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार रिएक्शन, ये सेकंड चैप्टर में से, इसमें सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए थर्ड चैप्टर में भर्जन और निस्तापन। भर्जन की परिभाषा पूछ सकता है, निस्तापन की परिभाषा पूछ सकता है और दोनों के अंतर भी। इसके अलावा धातु और अधातु में अंतर। इसके अलावा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल बताइए। इसके अलावा एक टॉपिक है एनोडीकरण, वो वाला। इसके अलावा एक्वारेजिया पूछता है बेटा, सामरस्यल HNO3 का मिश्रण होता है। इसके अलावा मिश्र धातु, पीतल, कांसा, सोल्डर, मिश्र धातु किस किस से बनती है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर से थे। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए फोर्थ में बेटा मेथेन, एथेन, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मेथेन, एथेन, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसके अलावा अमोनिया का अणुसूत्र और उसका संरचना सूत्र, अमोनिया का अणुसूत्र और उसका संरचना सूत्र। उसके अलावा साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर। इसके अलावा साबुन की क्रियाविधि यानी मिसेल संरचना, मिसेल निर्माण, साबुन की क्रियाविधि। इसके अलावा प्रतिस्थापन और एस्टिरीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एस्टिरीकरण अभिक्रिया। ये जो मिसेल संरचना है बेटा वो मोस्ट टॉपिक है, देखते जाइएगा। इसके अलावा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा एल्कोहल का विकृतीकरण। ये चैप्टर नंबर 4 के इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इनको देखिए। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से फर्स्ट टॉपिक है पाचन को परिभाषित कीजिए और पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका, ठीक है। इसके अलावा रंध्र और प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा है वायवीय और अवायवीय शोषण, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर और इनमें उत्पाद क्या बनता है वो। इसके बाद नेक्स्ट है मानव में श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, मानव में श्वसन तंत्र की क्रियाविधि और श्वसन तंत्र का जो डायग्राम होता है वो। इसके अलावा विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का आरेख चित्र, ठीक है, ग्लूकोज के विखंडन का आरेख चित्र बनाना है। इसके अलावा जो रक्त परिसंचरण तंत्र आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव पाचन तंत्र और कृत्रिम अपवन। ये मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव पाचन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, इनका तीनों का डायग्राम, इसको एक डायग्राम हो सकता है, ये श्वसन तंत्र में शासित है, ठीक है। ये कहते हैं कृत्रिम अपवन, डायलिसिस, इसको देखते जाइएगा। ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 6 देखिए। चैप्टर नंबर 6 था अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। कौन सी क्रिया? एक तो अनैच्छिक क्रिया और दूसरी प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स का चित्र। बेटा न्यूरॉन्स का डायग्राम आता है, उसकी संरचना नामांकित चित्र बनाता है, मतलब कौन सा अंग कहाँ होता है, एक्सॉन कहाँ होता है, तंत्रिका सिरा कहाँ होता है, उसका जो पूंछ वाला सिरा कहाँ होता है,
इसके अलावा ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन, यानी कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपको सुमेलित करवा सकता है बेटा, ठीक है, ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है लैंगिक और अलैंगिक जनन। दोनों की परिभाषाएं पता होनी चाहिए। लैंगिक जनन किन में होता है और अलैंगिक जनन किन में होता है, ठीक है। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन, हाइड्रा में मुकुलन, ये दोनों टॉपिक्स। उसके अलावा कायिक प्रवर्धन, इसके अलावा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का नामांकित। बेटा इनमें से एक मादा जनन तंत्र का 2024 में पूछ सकता है, इस बार नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपसे पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र और पुष्प के जनन अंगों का नाम, पुंकेसर कहाँ होता है, स्त्री केसर कहाँ होता है, ठीक है, वृत्तिका कहाँ होती है, वृत्तिकाग्र कहाँ होता है। ये चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 में प्लेसेंटा और ऋतुस्राव, प्लेसेंटा और ऋतुस्राव, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, जो गर्भ में शिशु रहता है उसको जो भोजन वगैरह या पोषण जहाँ से पहुंचता है वो प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचता है, माता के द्वारा। ऋतुस्राव क्या होता है, जो पीरियड्स वगैरह आते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम। इसके अलावा मनुष्य में लिंग निर्धारण बेटा XX XY वाला, ये इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मेंडल का द्विसंकर संकरण के नियम, एक इनमें अनुपात भी देखना आपको, क्या अनुपात, कौन से में 9 3 3 1 होता है, जो भी है। इसके अलावा प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, और ये रहा अनुपात वाला F1 और F2 पीढ़ियों में जो लक्षण अनुपात होते हैं वो, ठीक है। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है बेटा, जैसे प्रभाविकता लिंग निर्धारण में बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और जो अनुपात वाला इनमें छोटा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 9 परावर्तन और अपवर्तन के नियम, परावर्तन और अपवर्तन के नियम। इसके अलावा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर, ये परावर्तन और अपवर्तन के नियम पता होना चाहिए, इनका डायग्राम आना चाहिए अपन को। परावर्तन का डायग्राम ये होता है, अपवर्तन का डायग्राम ये होता है। उसके अलावा अवतल और उत्तल दर्पण और अवतल और उत्तल लेंस, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग, इनका यूज कहाँ का होता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है। इसके अलावा ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, द्वारक को, इनकी परिभाषा, इनकी परिभाषाएं, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, मुख्य अक्ष पे होता है, F1 पे होता है, मुख्य अक्षीय वक्रता केंद्र के बीच होता है, कहाँ कहाँ होता है, वस्तु को जहां रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, ये चीजें इस चैप्टर से आएगी। इसके अलावा एक दो और बेटा, ये प्रतिबिंब निर्माण हो गया। और आवर्धन क्या होता है, आवर्धन से आप क्या समझते हो, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 देखिए, चैप्टर नंबर 10 है व्रण विक्षेपण और टिंडल प्रभाव। व्रण विक्षेपण क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, परिभाषा दीजिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये क्या होते हैं बेटा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इनमें अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। इसके अलावा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बेटा, बहुत बार आता है क्वेश्चन। इसके अलावा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 देखिए, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोधकता, इनकी परिभाषाएं, एक तो इन सभी की क्या परिभाषाएं, उसके अलावा इनके सूत्र, फॉर्मूलाज और इनके मात्रक, और इनके मात्रक क्या क्या होते हैं, इसके प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोधकता, इनकी परिभाषाएं, सूत्र और मात्रक। इसके अलावा ओम का नियम, इसके अलावा ओम का नियम। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम बेटा और समांतर क्रम संयोजन आना चाहिए और इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल। R इक्विवेलेंट निकालेगा, जो श्रेणी क्रम में तो R1 + R2 हो जाता है और समांतर क्रम में क्या हो जाता है बेटा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 हो जाता है, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट है एमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं, इनका अंतर बताइए। एमीटर क्या मापता है, वोल्टमीटर क्या मापता है, जो भी है। इसके अलावा जूल के तापमान का नियम बेटा, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए,
चैप्टर नंबर 12 परिनालिका क्या होती है। परिनालिका क्या होती है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उसके अलावा भू संपर्क तार क्या होता है। परिनालिका, लघु पतन, भू संपर्क तार, 3 टॉपिक ये। इसके अलावा एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक के समान व्यवहार करती है, कैसे, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके अलावा फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं, एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 से। अब चैप्टर नंबर 13 देखिए, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं। इसके अलावा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, कैसा होता है। इसके अलावा ओजोन परत का अपक्षय और कचरा प्रबंधन, ओजोन परत का अपक्षय और कचरा प्रबंधन, ये टॉपिक 2 अलग हो गई। उसके अलावा खाद्य श्रृंखला, इसके अलावा खाद्य श्रृंखला, ये चैप्टर नंबर 13 हो गया, ठीक है। इस प्रकार अपन ने 1 से लेके, इस प्रकार बेटा अपन ने इस प्रकार 1 से लेकर अपन 13 चैप्टर तक, 1 से लेकर 13 चैप्टर तक अपने इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखे, ठीक है। इन टॉपिक्स में से बेटा आपके एग्जाम में आने के 100% चांस, कितने परसेंट, 100% आपके क्या है बेटा चांस है इसमें पेपर में सकने का। जो आपकी बोर्ड परीक्षा हो रही है साइंस की, उसमें 100% चांस है बेटा इन टॉपिक के छपने के। अब इनका अपन थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन भी करते हैं। जो अपन ने टॉपिक चर्चा की है उनके कुछ आंसर्स भी देखते हैं, जो तो आप उनको देखोगे तो थोड़ा सा आपको मेमोरी होगा, आपको याद आएगा, ठीक है। देखिए देखिए बेटा, देखिए संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये 2015, 16, 2023 में आ चुका है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaO + H2 मिलकर CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, ठीक है। ये उदाहरण याद रखना है आपका। जैसे बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ मिलेगा तो बुझा हुआ चूना बनता है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह इसके साथ अभिक्रिया चलती है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे प्राकृतिक गैस का दहन कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसी तरह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जिसमें रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जो अभिक्रिया ऊष्मा ग्रहण करती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ये हो गई ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखो बेटा, कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि जो श्वसन होता है वो कैसी अभिक्रिया होती है। तो देखिए श्वसन भी एक तरीके की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण से समझाइए। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा प्रकाश या विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, इसलिए उसको ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए 2FeSO4 ऊष्मा पाकर Fe2O3 + SO2 बनाएगा, उसके साथ SO3, ठीक है। ये देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझाना है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे कैसे विपरीत होती है इसको समझाना है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है हाइड्रोजन ऐड होता है वो अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया, और दोनों अभिक्रिया का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनका उपचयन होता है, यानी कि क्या होता है उनका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जिनमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उनका क्या होता है अपचयन होता है। इन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उनका तो क्या होगा ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होएगा, और जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उनका क्या होता है अपचयन होता है, ठीक है। जैसे CuO प्लस हाइड्रोजन मिलके Cu प्लस यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो कॉपर प्लस H2। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड से तो बेटा ऑक्सीजन हट गया तो इसका तो क्या हो गया अपचयन हो गया, क्या हो गया अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसको क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। एक होती है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया कोई अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता हो तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहती है। इनका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर BaSO4 प्लस 2NaCl बनाता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर BaSO4 2NaCl बनाता है। उस सेकंड एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki मिलकर 2PbI2 प्लस 2KNO3 बनाता है। ये एग्जांपल याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा एक रिएक्शन देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अवक्षेप, अवक्षेप होता है जो भीतर टंडे में बैठ जाता है, ठीक है। अवक्षेप का निर्माण होता है तथा जो जल में अविलय होता है, जल में घुलता नहीं है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। ये लगभग फर्स्ट चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इनमें ये एक और देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखे रहने से वह उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। उसमें विकृत गंधिता यानी उसकी जो गंध होती है वो विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसके कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। इसी कारण चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस प्रयुक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, ठीक है। ये होती है विकृत गंधिता, उदाहरण से समझाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है संचालन, किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे संचालित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, संचारण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 अम्ल और क्षार। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं बेटा, जो स्वाद में कड़े होते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है बेटा, क्या इसकी एक ट्रिक होती है, अनिल छालानी। अनिल छालानी जो अम्ल होता है वो नीले से क्या कर देता है, लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल से क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2। एक होता है जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2। इस तो ध्यान रखिए। इसमें देखिए बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, खाने का सोडा NaSCO3 व टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा, बेकिंग पाउडर कहते हैं। इनका यूज कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक एसिड जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती
है NaCO3 प्लस H प्लस आयन मिलके CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक, आपने देखा होगा केक के पेस्ट्री वगैरह होती है उनमें खमीर उठाया जाता है, उनको फुलाया जाता है। ठीक है, तथा इससे मुलायम व स्पंजी हो जाता है। ठीक है, एक पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? विरंजक चूर्ण CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और बेकिंग पाउडर का होता है बेकिंग पाउडर का NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, बेकिंग सोडा का NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धावन सोडा का Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2, इसके अलावा जिप्सम का CaSO4.2H2 CaSO4.2H2, एक होता है POP का CaSO4.12H2 ये पांचों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है बेटा, देख के जाइएगा। एक देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप क्या प्राप्त होते हैं? लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH क्षार ले लिया प्लस HCl अम्ल ले लिया तो NaCl प्लस जल मिला, ये तो लवण हो गया और ये अपना क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है, ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया समीकरण CaSO4.2 ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लस इसके साथ 1.5 अणु जल का मिलाया, 1/1/2 यानी 1.5 अणु जल का मिलाया तो CaSO4.2H2 क्या बना बेटा? जिप्सम बना। क्या बना? जिप्सम बना। एक देखिए, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण एवं इसके दो यूज। विरंजक चूर्ण देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल्ड ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी CaOH का होल्ड ट्वाइस प्लस Cl2 मिलकर CaOCl2 प्लस H2 मिलेगा। अब इसका यूज देखिए कहाँ कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए ये यूज होता है। उसके अलावा कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए भी इसकी सीधा सीधा पूछ लेता है कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो किसका किया जाएगा? इसका CaOCl2 यूज किया जाएगा। इधर देखिए बेटा, एक तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण, जैसे बेटा कोई चीज गाढ़ा होता है, एकदम सांद्र होता है, उसमें जल मिला के उसको क्या किया जाता है? तो पतला कर दिया जाता है, उसी साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। देखिए, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। एक देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है समझाइए एवं इसका समीकरण भी दीजिए। क्लोर क्षार रिएक्शन क्या होती है? देखिए, क्लोर क्षार रिएक्शन क्या होती है बेटा? क्लोर क्षार रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन सी गैस? क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर NaOH विलयन भी बनता है। देखिए इसकी रिएक्शन 2NaCl प्लस 2H2 मिलकर 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनाते हैं। 2NaCl प्लस 2H2 मिलकर 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2।
ठीक है। कैथोड पर एक तो NaOH और एक हाइड्रोजन, और एनोड पर Cl2। ठीक है बेटा, ये क्लोर 4 रिएक्शन होगी। एक क्वेश्चन देखिए, दैनिक जीवन में पीएच के कोई दो महत्व है। पीएच फर्स्ट देखिए, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के मध्य कार्य करता है। वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल, यदि वर्षा जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो कौन सी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जलीय जीवों की उत्तर जीविका क्या हो जाती है बेटा, कठिन हो जाती है, उनका जीना बहुत हार्ड हो जाता है। इसके अलावा है पौधों एवं जीवों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षण। मधुमक्खी का डंक एवं नेटल पादप का डंक मेथिनोइक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, मेथिनोइक एसिड। कौन सा, और जो नेटल पादप होता है उसके भी डंक में कौन सा एसिड होता है, मेथिनोइक एसिड। ध्यान रखिए, जिसमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये भी अच्छा है बेटा, हमारे पाचन तंत्र एवं पीएच के मध्य क्या संबंध है। देखिए, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। जो हमारा आमाशय होता है उससे HCl निकलता है। कौन सा, HCl निकलता है जो अपने भोजन के पाचन में बेटा सहायक करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। कभी अपन इनो वगैरह लेते हैं तो जो अम्ल रहता है और इनो में क्षार रहता है तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं बेटा, उदासीन हो जाता है, जलन कम हो जाती है अपने पेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पीएच स्केल को समझा देना हल्का सा। पीएच स्केल क्या होती है बेटा, ये 0 से स्टार्ट होती है, 14 तक खत्म होती है। ठीक है, 7 क्या होती है बेटा, उदासीन होता है। 7 से कम क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। 7 से ज्यादा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अम्ल में H+ आयन होता है, क्षार में OH- आयन होता है। इधर जाते जाते हैं अपन लेफ्ट साइड में बेटा तो H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे अपन राइट साइड जाते जाते हैं OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। जितना पीएच का मान कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और जितना पीएच का मान ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैसा होगा बेटा, क्षारीय होगा। बताओ, अम्ल व क्षार में अंतर। अम्ल व क्षार में अंतर देखिए, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। एक तो अंतर ये हो गया। सेकंड है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, अम्ल का एग्जाम्पल आप HCl लिख दीजिए, और क्षार का एग्जाम्पल आप NaOH लिख दीजिए। ठीक है, ये 3 अंतर हो गए अम्ल और क्षार में। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर बेटा, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए बेटा। एक तो ये, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु, मरकरी। कौन सी बेटा, मरकरी। ये देखिए, धातु और अधातु में अंतर। धातु एवं अधातु में अंतर देखिए, पहले धातुएं हैं उसके बाद है अधातुएं। सामान्य ताप पर जो ठोस होती है वो क्या होती है, धातु। एक अपवाद होती है बेटा, पारा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। अधातु सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस भी पाई जाती है, तरल भी पाई जाती है, और गैस भी पाई जाती है अधातु में। और धातु कैसी पाई जाती है, ठोस पाई जाती है। इसके अलावा धातु देखिए, यह तन्य तथा अघात वर्ध्य होती है। तो धातुओं को सेकंड प्रॉपर्टी होती है, और तन्यता एवं अघात वर्ध्यता होती है। ठीक है, इनको पीट भी सकते हैं, पतली चादर के रूप में, तार के रूप में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती है वो कैसी होती है बेटा, भंगुर होती है, इनको पीटने पर टूट जाती है। नेक्स्ट है, उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। बेटा जो धातुएं होती है उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन जो अधातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। एकमात्र अधातु में एग्जाम्पल आता है बेटा ग्रेफाइट का, जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धातुएं गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। धातुओं का जो गलनांक होता है, इनका गलन का अंक होता है, और जो क्वथनांक होता है वो उनका क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अधातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अपवाद होता है इसमें ग्रेफाइट, जिसका गलनांक और क्वथनांक मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्साइड कैसा बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। लेकिन जो अधातुएं होती है बेटा वो कैसा ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, ये धातु और अधातु में क्या हो गया, अंतर हो गया।
ठीक है। इसके बाद देखिए एक ये भी ठीक है बेटा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? देखिए रोयल जल का लैटिन शब्द है एक्वारेजिया। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सांद्र HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया प्रबल संचारक होता है। कैसा होता है? प्रबल संचारक होता है, जो गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में क्या होता है बेटा? समर्थ होता है। जो बेटा जो सांद्र HCl और सांद्र क्या HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के मिश्रण को क्या बोलते हैं? अपन एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे और क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जैसे Zn। एक तो Al2O3 और दूसरा Zn, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम है। ये परिभाषा होगी। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये देखिए एनोडीकरण। एनोडीकरण को समझाइए, इसके क्या उपयोग है? देखिए एनोडीकरण क्या होता है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहेंगे? एनोडीकरण कहेंगे। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संचारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संचारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तथा एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। आप सीधा सीधा देखिए तो एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए एक वर्जन और सफल था, वो भी इसमें देख लिया। नेक्स्ट है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। एक क्वेश्चन तो ये बेटा, कार्बन की दो विशेषताएं। कार्बन की दो विशेषताएं। पहले तो देखिए कार्बन परमाणु निम्न विशेषताएं प्रमुख है जिसके कारण यौगिक बहुत अधिक मात्रा में। पहले तो है समतुलन। कौन सा गुण है? समतुलन का गुण है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। इस गुण को क्या कहते हैं? समतुलन कहते हैं। फर्स्ट गुण हो गया। सेकंड गुण है चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो 4 कार्बन के दो गुण हो गए, एक समतुलन का और दूसरा चतुसंयोजकता। ठीक है। कभी कभार आपसे पूछता है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना याद करनी है। मेथेन की देखिए बेटा, एक कार्बन परमाणु होता है, इसकी 4 संयोजकता होती है, लिख दिया। हाइड्रोजन परमाणु होती है, इनकी एक संयोजकताएं होती है। ठीक है। इनको इसके साथ बॉन्ड कर देना और इसको इसके साथ बॉन्ड कर देना। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है किसकी? मेथेन की। इसी तरह एथेन की भी होती है और इसी तरह किसकी होती है बेटा? एथेन की होती है। ये बेंजीन का अणुसूत्र हो गया C6H6। ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी बेटा। ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। एथेन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। इसके अलावा एक है मार्स गैस। मार्स गैस किसे कहते हैं बेटा? जो मेथेन गैस होती है अपनी CH4, कौन सी गैस? जो मेथेन गैस होती है CH4, उसे क्या कहते हैं?
मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है तथा सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। ये सबसे साधारण क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन है क्या? CH4। इसको क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। 2 कार्बन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु, बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। एल्केन एल्किन एल्काइन का सूत्र पता होना चाहिए। CnH2n+2 ये तो एल्केन का हो गया। CnH2n ये एल्किन का हो गया और CnH2n-2 एल्काइन का हो गया। ठीक है। ये रहा तीनों देखिए। एल्केन एल्किन एल्काइन के सामान्य सूत्र। एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n, क्या? CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये होता है बेटा CnH2n+2, ये होता है CnH2n और ये होता है CnH2n-2। एक सूत्र बेटा अमोनिया का अणु सूत्र और संरचना सूत्र। अमोनिया का जो अणु सूत्र होता है NH3, क्या होता है? NH3 होता है। और संरचना सूत्र होता है, एक नाइट्रोजन होती है, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं और ये 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया अमोनिया का अणु सूत्र। CNG LPG का पूरा नाम। CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होता है LPG, इसका नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। एक होता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होता है बेटा? कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक संतृप्त होते हैं। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। जैसे एल्केन, एथेन, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन जो भी है। और यदि द्विआबंध अथवा त्रिआबंध, यदि डबल बॉन्ड, कैसे बॉन्ड? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो क्या होते हैं बेटा? असंतृप्त होते हैं। ध्यान रखिए, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो तो संतृप्त, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो असंतृप्त। जैसे एल्कीन, एल्काइन, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये कैसे होंगे? असंतृप्त होंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है? देखिए अल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है? औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। किसमें? एथेनॉल में, जिससे ये पीने के योग्य नहीं रह जाए। एथेनॉल बेटा पीने योग्य होता है, इसको पीने से रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मिलाए जाते हैं, इसमें जहर बन जाता है और इसको पी नहीं सकते अपन। ठीक है। ऐसे अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजन मिलाकर इसका रंग नीला बना देते हैं। ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं? अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है। इसको पीने के अयोग्य बनाया जाता है। ठीक है। एक देखिए IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ IUPAC का फुल फॉर्म होती है। कार्बन के परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है बेटा? चतुष्फलक योगक्रिय संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की 4 होती है। ये प्रतिस्थापन और अस्थिरीकरण अभिक्रिया दोनों को देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में अंतर देखिए। साबुन और अपमार्जक में अंतर देखिए बेटा। साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। पहला अंतर तो ये हो गया, साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होंगे और अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होंगे। फर्स्ट अंतर ये। सेकंड है साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी क्या बनाते हैं बेटा? झाग बनाते हैं। नेक्स्ट अंतर क्या हो गया?
थर्ड है साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। और अपमार्जकों संश्लेषित अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। थर्ड अंतर ये हो गया। इसके बाद है यह जल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। कौन? साबुन जल प्रदूषण नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक क्या होते हैं बेटा? ये जल प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा है। साबुन की क्रियाविधि बताइए तथा मिश्रण संरचना को चित्रित कीजिए। साबुन की क्रियाविधि देखिए, साबुन के अणु में दोनों सिरों के विशेष गुणधर्म होते हैं। दोनों सिरों के क्या होते हैं बेटा? विशेष गुणधर्म होते हैं। जल में मिले एक सिरे को क्या कहेंगे? जलरागी कहेंगे। ठीक है। तथा हाइड्रोकार्बन में दूसरा जो सिरा होता है जलविरागी कहते हैं उसको। जो सिरा जल में मिले रहता है उसको क्या कहेंगे? जलरागी। और जो हाइड्रोकार्बन में मिले होता है उसको क्या कहते हैं? जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि इसका आयनिक सिरा तो क्या होता है बेटा? जल के अंदर होता है। और जबकि हाइड्रोकार्बन या पूंछ वाला सिरा क्या होता है बेटा? जल के बाहर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है जिससे उसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह क्लस्टर या गुच्छा बनने से होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ समूह के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका जो आयनिक सिरा रहता है वो गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं बेटा? मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिशेल में तैरते में आसानी से क्या हो जाते हैं बेटा? हट जाते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। ये साबुन की क्रियाविधि थी। और ये मिशेल संरचना का क्या है बेटा? ये चित्र है, ये डायग्राम है। ये भी आपको क्या होना चाहिए बेटा? ठीक है बच्चा, ये भी आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बेटा जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। जैव प्रक्रम क्या होता है? सजीवों के वे सभी प्रक्रम, इसके सजीवों के ना कि बेटा निर्जीवों के, सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक ये हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो बेटा किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यह है पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा बनती है। और यह कोशिका के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का क्या कहते हैं बेटा? शक्ति ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। जीव भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं बेटा? एंजाइम का यूज करते हैं। कौन? जैव उत्प्रेरक एंजाइम का यूज करते हैं। कौन? जीव भोजन को जटिल पदार्थों से किसमें? सरल पदार्थों में बदलने के लिए एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है। रक्त का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्कर में रक्त हृदय में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। जो रक्त का एक चक्कर होता है उसमें हार्ट में जो रक्त है वो 2 बार आता है। इसको क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पाचन देखिए क्या होता है? पाचन भोजन को छोटे छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया। ये 2023 में आया बेटा, 2025 में भी आ सकता है। पाचन भोजन को छोटे छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा उत्तक वृद्धि और मरम्मत के लिए कर सकता है। पाचन एक जीवन प्रक्रिया है जो लगभग सभी जीवित जीवों में क्या होती है? इसमें होती है, सभी जीवित जीवों में होती है। इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाएं। फर्स्ट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
फर्स्ट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। इसके बाद है H2O अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटन, H2 अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटन। उसके बाद है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, ये देखिए अच्छे क्वेश्चन है बेटा। रंध्र क्या है, पादपों में रंध्र खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि समझाइए। देखिए रंध्र पत्ते की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पत्ते की सतह पर बेटा जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन रंध्रों को क्या कर लेता है बेटा, बंद कर लेता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य, किसका कार्य है, द्वार कोशिकाओं का कार्य है रंध्रों का बंद होना और खुलना। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है बेटा, खुल जाता है। जब जल अंदर जाता है तो खुल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। ठीक है, ये होती है बेटा द्वार कोशिकाएं। क्या होती है, द्वार कोशिकाएं। ये होती है रंध्र का छिद्र, ये बंद रंध्र है या फिर खुला हुआ रंध्र है। और ये क्या होता है बेटा, हरित लवक। क्या होता है, ये हरा जो भाग है वो क्या होता है, हरित लवक होता है। ये देखिए भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका, ये 2023 में आया बेटा, 25 में फिर से आ सकता है। भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका देखिए। अग्नाशय रस का स्त्रावण करता है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है कौन से रस का स्त्रावण करती है, अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। प्रोटीन के लिए तो कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र में अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रियाविधि के लिए यकृत से पित्तरस में क्या बनाता है बेटा, क्षारीय बनाता है। ये है भोजन में के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका। आगे देखिए, ये भी ठीक क्वेश्चन। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं बेटा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, उपजीवाणु। उसके अलावा वे जीव जो अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे जंतु तथा कवक। अपन स्वपोषी हैं, विषमपोषी बेटा, अपन विषमपोषी हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो अपन कैसे हैं, विषमपोषी है। एक देखिए बेटा, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों के नाम। पाचन तंत्र सबसे पहले क्या होता है बेटा, मुख। क्या होता है, मुख। उसके बाद ग्रसनी या ग्रसिका, इसके बाद अमाशय, इसके बाद क्षुद्रांत्रिया छोटी आंत, इसके बाद वृहदांत्रिया बड़ी आंत और उसके बाद गुदा द्वार। क्या होता है लास्ट में, गुदा द्वार। और इसकी जो सहायक ग्रंथियां होती है, लाला ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। लाला यानी लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय सहायक ग्रंथियां होती है। देखिए वायवीय शोषण को परिभाषित कीजिए। वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। देखिए वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाता है। वायवीय शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे पदार्थ भी बनते हैं। शोषण के दौरान ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव में टूटकर पाइरूवेट के दो अणु बनाता है। वायवीय शोषण में पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी क्या करता है बेटा, बनाता है। ठीक है, ये हो गया वायवीय शोषण। ये देखिए इनका अंतर देखिए, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। ये देखिए
वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिए वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की किसमें अनुपस्थिति में होता है। इसमें उत्पाद CO2 तथा जल बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और इसमें उत्पाद एथेनॉल तथा CO2 बनता है। क्या बनता है? एक तो एथेनॉल और उसके अलावा CO2। सेकंड अंतर हो गया। थर्ड है इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है। वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक मात्रा में बनती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होती है? अपेक्षाकृत इसकी तुलना में कम बनती है। वायवीय श्वसन देखिए इसमें जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो वायवीय श्वसन है वो जीवों के कौन से अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय श्वसन कुछ जीवाणु या इष्ट में होता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन ठीक है बेटा। मानव में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए या मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। देखिए करते हैं अपन। नासा द्वार के माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा द्वार में वायु महीन बालों द्वारा फिल्टर हो जाती है। जो छोटे छोटे रोम होते हैं उनसे क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में क्या होती है बेटा? सहायक होती है। जो इस प्रक्रम में क्या होती है बेटा? सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ से श्वास नली द्वारा उसमें प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में निपतित नहीं हो। क्या हो नहीं हो बेटा? वायु मार्ग में निपतित नहीं हो। इसके अलावा उसके अंदर श्वसन मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। इसमें छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाता है। इससे वायु कूपिका कहते हैं, जिन्हें वायु कूपिका कहते हैं और इनको एल्वेलोई बोलते हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती है एवं डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहिका क्या हो जाती है बेटा? बड़ी हो जाती है। इससे वायु फुफ्फुस की वायु कूपिकाओं में भर जाती है। रुधिर शेष शरीर से एकत्रित CO2 कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। यहाँ वायु कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बेटा? आदान प्रदान होता है। कहाँ होता है? वायु कूपिकाओं में। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाते हैं? उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। इसमें होता है हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिका या RBC में उपस्थित होता है। ठीक है, ये हो गया बेटा श्वसन की क्रियाविधि। नेक्स्ट देखिए शिरा एवं धमनी में अंतर। शिरा व धमनी में अंतर। फर्स्ट है शिरा, सेकंड है धमनी। देखिए रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है। जो शिराएं होती है वो ब्लड को अंगों से कहाँ लाती है बेटा? हार्ट में लाती है। और जो धमनी होती है वो रुधिर को हृदय से अंगों तक क्या करती है बेटा? ले जाती है। नेक्स्ट है शिराओं में अशुद्ध रक्त। शिराओं में कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। जबकि धमनियों में कैसा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। इसके बाद है शिरा में रक्त दाब कम होता है। जो शिरा होता है उनमें बीपीएन रक्त दाब क्या होता है? कम होता है। जबकि धमनी में जो बीपी होता है, रक्त दाब होता है, कैसा होता है बेटा? ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। शिरा में वाल्व पाए जाते हैं। शिरा में क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। जबकि धमनी में वाल्व क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। शिरा की दीवार पतली होती है जबकि धमनी की दीवार कैसी होती है बेटा? मोटी होती है। इस शिरा और धमनी में क्या हो गया? अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन ठीक है बेटा। कृत्रिम अपोहन। कृत्रिम अपोहन किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है। रक्त में सीमित रुधिर प्रवाह संक्रमण तथा आघात वक्र की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इस कारण शरीर में विषैले अवशिष्ट संचित होते हैं। शरीर में क्या होते हैं बेटा? विषैले पदार्थ क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं। विषैले पदार्थ क्या हो जाते हैं बेटा? एकत्रित हो जाते हैं। इससे क्या हो सकती है बेटा? मृत्यु भी हो सकती है। रक्त
कि अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्र का उपयोग किया जाता है। वक्र के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्र को यूज किया जाता है। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन, जिसको अपन डायलिसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, डायलिसिस भी बोलते हैं, द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वक्र बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य में के समान है, लेकिन इसमें कोई पुनर्अवशोषण क्या होता है बेटा, नहीं होता। ठीक है, ये था कृत्रिम अपोहन। क्या था बेटा, कृत्रिम अपोहन था। इसके बाद बेटा कुछ डायग्राम आते हैं। एक है आपका मानव पाचन तंत्र का, इसका मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। देखिए कुछ मैं 4-5 डायग्राम आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इन डायग्रामों में से 1 या 2 डायग्राम आने के आपके चांसेस हैं। देखिए मैंने फर्स्ट है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। इसमें आपको बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है। ये फर्स्ट यहाँ जीव है, ये क्या है, जीव है। ये मुख है बेटा, ये है दृशिका, ये है अपना क्या, डायफ्राम है, डायफ्राम है, ठीक है। ये होता है अपना संरचना किसकी, आमाशय की संरचना होती है। इसके अलावा ये होता है शुद्रांत यानी छोटी आंत होता है। इसके साथ ये होता है बेटा वृहदांत, जो छोटी आंत होता है उसकी लंबाई बड़ी होती है, जो वृहदांत होता है जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई छोटी होती है। यहाँ अग्नाशय होता है जो अग्नाशय रस स्रावित करता है। यहाँ यकृत होता है, पित्तनली होती है, ये परिशोषिका होती है, और लास्ट में क्या होता है बेटा, गुदा द्वार होता है। लास्ट में क्या होता है, गुदा द्वार होता है। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए वृक्काणु की संरचना। वृक्काणु की संरचना देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद देखिए ये होता है बेटा, ये बोमन संपुट। क्या होता है, ये बोमन संपुट होता है। यहाँ होता है ग्लामेरुलस। क्या होता है, ग्लामेरुलस यानी कोशिका का गुच्छ होता है ये। उसके बाद ये होता है बेटा वृक्काणु की नलिका, नलिका का भाग होता है, नलिका का भाग होता है। ये इधर संग्राहक नलिका होती है। क्या होती है, इधर संग्राहक नलिका होती है। ये वृक्क की धमनी की शाखाएं होती है। ये वक्र शिरा की शाखा, ये धमनी की शाखा, ये वक्र शिरा की शाखा होगी, और ये होती है क्या, वृक्क धमनी होती है, ठीक है। ये वृक्काणु की संरचना हो गई बेटा। 2 डायग्राम ये आपके, एक तो मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या, मानव उत्सर्जन तंत्र देखिए, ये डायग्राम ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ये होती है बेटा बाएं वक्र धमनी। क्या होती है, बाएं वक्र धमनी। इसी तरह इस साइड में दाएं वक्र धमनी होगी। उसके ये अलावा ये होता है बायां वक्र। ये क्या होता है, बायां वक्र। उसी तरह होता है बेटा दायां वक्र। उसके अलावा होती है महाधमनी, बाएं मूत्रवाहिनी। उस साइड में दाएं मूत्रवाहिनी। ये होता है बेटा महाशिरा। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, महाशिरा होती है। इसके अलावा जो ये भाग होता है, ये होता है मूत्राशय, और ये होता है क्या, मूत्रमार्ग। क्या होता है, ये मूत्रमार्ग, जिसको शीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसके अलावा ये देखिए मानव श्वसन तंत्र। क्या, मानव श्वसन तंत्र। देखिए वो इसमें बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। ये नासा द्वार होता है, यहाँ अपना क्या होता है, मुख गुहा होती है। ये गले में क्या होती है बेटा, ग्रसनी होती है। क्या होती है, ग्रसनी। और ये अपने कंठ होता है जहाँ श्वास नली वगैरह उसके नीचे रहती है। ये श्वास नली हो गई। ये उपास्थि के वलय पाए जाते हैं, यहाँ बेटा उपास्थि के वलय यानी छल्ले पाए जाते हैं। ये होते हैं बेटा फुफ्फुस। ये होते हैं फुफ्फुस हो गया। ये अपनी क्या होगी बेटा, फसलियां। क्या होगी, फसलियां होगी। ये शोषणी होगी, शोषणिका होगी, और कोशिका की क्या होगी बेटा, कुपिका हो गई। उसके अलावा ये नीचे का हिस्सा क्या हो गया बेटा, डायफ्राम हो गया, ठीक है। इन 4-5 डायग्रामों से एक डायग्राम जरूर रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर से देखिए बेटा, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। देखिए अचानक होने वाली अनुक्रियाएं जो उद्दीपन से स्वाभाविक उत्पन्न हो, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जो अचानक से होती है उनको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, वह प्रक्रम जो संवेदी अनुक्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाते हैं तथा इनके अनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बेटा, मेरु रज्जु में बनते हैं।
ये बेटा दो तीन देखिए, यहाँ से देखिए अच्छे क्वेश्चन बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो साइटोकाइनिन। किसकी? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन है। तने की जो पर्व संधियां होती है उनकी लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी हार्मोन होता है बेटा कौन? जिब्रेलिन। कौन? जिब्रेलिन होता है। ठीक है, तने में की पर्व संधियों में लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट है पादप में प्रोह के अग्र भाग में, कौन से भाग में? अग्र भाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा? ऑक्सिन है। कौन सा है? ऑक्सिन है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि संदमक हार्मोन का नाम। ऐसा हार्मोन जो पादप वृद्धि के लिए ज्यादा उत्तरदायी होता है उसका नाम क्या है? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है बेटा? साइटोकाइनिन। आपसे पूछे कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन, वृद्धि करने वाला हार्मोन तो एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियों का मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन का कमी है बेटा? एब्सिसिक एसिड। कौन से हार्मोन की? एब्सिसिक एसिड की। ये देखिए अनैच्छिक क्रिया व प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। अनैच्छिक क्रिया व प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर देखिए। पहला है ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ये बेटा मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा समय लगता है। अनैच्छिक क्रियाओं में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ये अचानक से होती है। क्या होती है बेटा? अचानक से होती है। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाओं में इनका उदाहरण जैसे हृदय का धड़कना, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे श्वसन, पाचन, ये कैसी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जैसे छींकना या मुंह में लार आना, ये कैसी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी ठीक है बेटा, न्यूरॉन्स का नामांकित चित्र। न्यूरॉन्स का चित्र डायग्राम बनाना है और उसके भागों के नाम लिखना है। ठीक है, ये न्यूरॉन्स का डायग्राम हो गया। ये होती है बेटा ध्रुमिकाएं। क्या होती है? ये ध्रुमिकाएं होती है बेटा। जो ये ऐसे सिरे बेटा, ये क्या है? इनका नाम ध्रुमिका। ये होता है बीच में बेटा एक सेंटर, केंद्र। क्या होता है? केंद्र। केंद्र की चारों तरफ क्या बना रहता है बेटा? कोशिका काय। क्या रहता है? कोशिका काय। ये जो हिस्सा है बेटा इसका नाम है तंत्रिकाक्ष। क्या नाम है इस हिस्से का? तंत्रिकाक्ष। इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। और ये होता है बेटा, ये तंत्रिका क्या होता है? अंतिम सिरा होता है। ये जो लास्ट वाला भाग है पूंछ वाले तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। ये अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है। आपको ग्रंथियां और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन का पता होना चाहिए। जैसे पीयूष ग्रंथि है, वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है। नेक्स्ट ग्रंथि आती है बेटा थायराइड ग्रंथि, जो एच आकार की होती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इसके बाद आता है बेटा अग्नाशय ग्रंथि, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट आती है एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा अंडाशय महिलाओं में, इससे एस्ट्रोजन निकलता है। पुरुषों में होता है बेटा वर्षण, जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, इन सभी ग्रंथियों की और हार्मोन्स के नाम पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं ये सभी को पता है आपको। इसमें डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी क्या होते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, या तो पुंकेसर और या स्त्री केसर, उससे क्या बोलेंगे? एक लिंगी। जैसे पपीता और तरबूज कैसे होते हैं बेटा? एक लिंगी होते हैं। इसके अलावा उभयलिंगी देखिए, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जननांग प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उभयलिंगी बोलेंगे। जैसे सरसों और गुड़हल कैसे हैं? उभयलिंगी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। स्वपरागण क्या होता है? इसमें परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। स्वपरागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो जाता है। और परपरागण में क्या होता है? इसमें परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो जाता है। ठीक है, इसमें तो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होएगा परपरागण में, और स्वपरागण में उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो जाता है। ठीक है, ये भी ठीक बेटा। प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन का चित्र बनाइए। प्लेन एरिया में क्या होता है? पहले तो पुनरुद्ध भवन होता है। इसका डायग्राम देखिए।
ऐसा कि छोटे छोटे 3 भाग हुए, थोड़े से बड़े हुए और बाद में तीनों बड़े भागों में विभाजित हो गए। ये हो गया प्लेन एरिया। इसके बाद आता है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा में भी देखो सेम ऐसे ही होता है। हाइड्रा में नियमित कोशिका विभाजन से शरीर में एक उभार मुकुल बनता है। शरीर में क्या बनता है बेटा? एक उभार मुकुल बनता है और ये उभार मुकुल बड़ा होकर दूसरा हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, जिसे हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। ठीक है, एक उभार मुकुल बनेगा और ये बड़ा हाइड्रा का निर्माण करेगा, जिसे क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। और देखिए कुछ इंपोर्टेंट्स, ये भी अच्छा है बेटा। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना। देखिए ये नीचे क्या होता है बेटा? ये अंडाशय पाया जाता है, ये होता है बाह्य दल। इसके अलावा जो ये, ठीक है, ये होता है क्या? ये वृत्तिका होती है। ये भाग क्या होता है? वृत्तिकाग्र होता है। और इन तीनों भागों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इस तरीके से कहते हैं। उसके अलावा यहाँ एक दलीय पंखुड़ी पाई जाती है, या तंतु पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं बेटा? ये परागकोश पाए जाते हैं। तंतु और परागकोश, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या होता है बेटा? नर जननांग होता है। और स्त्रीकेसर क्या होता है? मादा जननांग होता है। किसमें? पुष्पों में बेटा। ये भी क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है बेटा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में अंतर देखिए। पहला है अलैंगिक जनन। इसमें इस जनन में एक ही प्राणी भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एक ही प्राणी भाग लेता है और लैंगिक जनन में 2 प्राणी भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं इसमें, और इसमें केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं बेटा, जायगोट्स नहीं बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। फिर देखिए संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन में जो संतति होती है इसके जनक की क्या होती है बेटा? सेम एज इट इज समान होती है। और लैंगिक जनन में संतति थोड़ी सी क्या पाई जाती है बेटा? विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अलैंगिक जनन। यह जनन उद विकास में बाधक होता है। इसमें बाधक होता है बेटा? उद विकास में बाधक होता है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है ये उद विकास में क्या होता है बेटा? सहायक होता है। और अलैंगिक जनन किन में होता है? अमीबा और हाइड्रा में। अमीबा और हाइड्रा में होता है। ठीक है, और जो लैंगिक जनन किसमें होता है? पादप और जंतु यानी मनुष्य में कैसा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। और अमीबा और हाइड्रा में कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा। प्लेसेंटा या अपरा किसे कहते हैं? मैंने बताया था बेटा, गर्भ अवस्था में जब भ्रूण में जब शिशु रहता है तो उसको भोजन या पोषण कहाँ से मिलता है? माता से। किसके द्वारा? प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा होता है। भ्रूण या माँ के गर्भाशय में मध्य एक विशेष संरचना होती है जो माँ से भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, प्लेसेंटा कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म देखिए, यदि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यदि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय की आंतरिक मोटी परत रक्त वाहिनियों के साथ टूटकर रक्त स्त्राव के रूप में बाहर निकलती है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। और ये कितने दिनों में होता है बेटा? ये लगभग 28 दिनों में होता है। कितने दिनों में? लगभग 28 दिनों में होता है। इसके अलावा जो नीचे वाला क्वेश्चन ये भी अच्छा है बेटा, यौन संचालित रोग कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिए, गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स कैसे रोग है बेटा? यौन संचालित रोग कौन कौन से? गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया और क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधे का चयन किया। कौन से मटर का बेटा? उद्यान मटर के पौधे का चयन किया। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। स्थूल रूप यानी बड़े स्तर पे दिखाई देते हैं, जिनका जीवन काल छोटा होता है, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया। किसने? मेंडल ने। ठीक है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रभाविकता के नियम को आरेख द्वारा समझाइए। प्रभाविकता के नियम को आरेख द्वारा समझाइए। ये हो गया प्रभाविकता का नियम, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा अपन।
मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, आरेख बनाकर समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण देखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं उनको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं, और जो एक यानी 23वां जोड़ा होता है उसको लिंगी गुणसूत्र बोलते हैं। 22 जोड़ी को क्या बोलेंगे? अलिंग, और जो 23वीं जोड़ी को लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। जो लिंग का निर्धारण होता है वो लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। माता में 23वें जोड़े के दोनों लिंग गुणसूत्र बेटा समान होते हैं, XX होते हैं, जबकि पिता में एक तो बेटा X होता है और दूसरा क्या होता है बेटा Y होता है। यानी पिता में तो XY होते हैं और माता में क्या होते हैं? XX होते हैं। Y गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है। Y गुणसूत्र क्या होता है बेटा? आकार में सबसे छोटा होता है। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, पुरुषों में तो XY हो गया और स्त्रियों में XX हो गया। लड़का हो या लड़की अपनी माता से सदैव X गुणसूत्र ही प्राप्त करते हैं, या लड़का या लड़की अपनी माता से क्या करते हैं? सदैव X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है। यानी माता से तो सदैव X गुणसूत्र ही प्राप्त होगा। यदि पिता से X आ जाता है तो लड़की हो जाएगी, यदि पिता से Y आ जाता है तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। पिता से यदि X गुणसूत्र आता है तो लड़की पैदा होती है, Y गुणसूत्र आता है तो लड़का पैदा होता है। ठीक है, इसका जो आरेख है बेटा ये देखिए, इसका आरेख देखिए, नर इसमें XY गुणसूत्र होता है, मादा में XX होता है। यदि नर का X आया और नर का X हो गया, Y हो गया, माता में X हो गया, X हो गया। ठीक है, नर का X आता है और मादा का भी क्या आता है बेटा? X आता है, तो क्या होगी? लड़की होगी। यदि नर का X आता है, नर का X आता है और मादा का सेकंड X आता है तो भी लड़की होगी। यदि नर का Y आता है और मादा का क्या आता है बेटा? X आता है तो लड़का होगा, तो नर का Y आता है और मादा का सेकंड X आता है तो क्या होगा? लड़का होगा। यानी 50% चांस लड़के होने के और 50% चांस लड़का होने के, यानी दो तो XX बनते हैं और दो क्या बनते हैं बेटा? XY बनते हैं। जहाँ XX बनेगी वो लड़की होगी, जहाँ XY बनेगी वहाँ लड़का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षणों तथा अप्रभावी लक्षणों में अंतर बताइए। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में अंतर देखिए। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन कौन से होते हैं? प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण संकरण के बाद F1 पीढ़ी में दिखते हैं। प्रभावी लक्षण संकरण के बाद F1 पीढ़ी में दिखते हैं और अप्रभावी लक्षण संकरण के बाद F1 पीढ़ी में नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी लक्षण हमेशा तब व्यक्त होते हैं जब जुड़ा हुआ एलील प्रभावी होता है, और अप्रभावी लक्षण तभी व्यक्त होते हैं जब जुड़े हुए दोनों एलील क्या होते हैं बेटा? अप्रभावी होते हैं। ठीक है, प्रभावी जीन के भावी पीढ़ियों में संचारित होने की संभावना ज्यादा होती है। प्रभावी जीन के भावी पीढ़ियों में संचारित होने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। और अप्रभावी जीन के संचारित होने की संभावना कैसे होती है? कम होती है। प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है और अप्रभावी जीन को प्रभावी जीन के स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है 9th चैप्टर बेटा, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। इसमें आपको परावर्तन अपवर्तन के नियम पता होने चाहिए। लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, और इसका P से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है। मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये देखो परावर्तन और अपवर्तन के नियम हो गए। एक हो गया परावर्तन का नियम, दूसरा हो गया अपवर्तन का नियम। परावर्तन का नियम देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं परावर्तन में। और सेकंड नियम है आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये है परावर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? एक दूसरे में ये आपतित किरण अपवर्तित किरण जो अभिलंब होते हैं तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और सेकंड होता है स्नेल का नियम, यानी sin i बटा sin r। sin i बराबर sin r, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या हो जाता है? स्थिर होता है। आपतन कोण की ज्या यानी sin i, अपवर्तन कोण की ज्या यानी sin r का अनुपात निश्चित होता है। ये अपवर्तन के नियम हो गए। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के नियम पता होने चाहिए आपको। इसके बाद है अवतल और उत्तल दर्पणों में अंतर देखिए। अवतल और उत्तल दर्पणों में अंतर क्या होता है? अवतल और उत्तल लेंस में अंतर क्या होता है? इन चारों क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। फर्स्ट है अवतल दर्पण, वह गोलीय दर्पण। यहाँ देखिए, वह गोलीय दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस। यह बीच में मोटा तथा किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में से मोटा, किनारों से पतला होता है। यह प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह दूरदृष्टि दोष को दूर करने में उपयुक्त होता है। इसके बाद है अवतल लेंस। यह बीच में से पतला तथा किनारों पर से क्या होता है बेटा? मोटा होता है। बीच से क्या होता है? पतला, और किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो उत्तल लेंस है उसे अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। यह निकट दृष्टि दोष को दूर करने में भी सहायक होता है। ये उत्तल लेंस और दर्पण दोनों हो गए। इसके बाद है अवतल और उत्तल दर्पण के यूज क्या क्या होते हैं। देखिए अवतल तथा उत्तल दर्पण के यूज। पहले देखिए अवतल दर्पण के यूज। इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च व वाहनों के अग्र दिक्कों, जो वाहनों की हेडलाइट होती है बेटा, वहां यूज किया जाता है। इसका अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है इसका उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जो सेविंग मिरर होते हैं वहां भी यूज किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो सेविंग मिरर होते हैं वहां यूज किया जाता है। इसके बाद है दंत चिकित्सक। इसका उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब, जो डेंटिस्ट होते हैं बेटा, वो भी दांतों की साइज को बड़ा देखने के लिए अवतल मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पणों का यूज किया जाता है। ये इसके 4 यूज हो गए। इसके बाद है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्य दृश्य, जो साइड मिरर होते हैं बेटा, उनके रूप में किया जाता है। उसके क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। और बहुत सारे बड़े एरिया को क्या करते हैं बेटा? कवर करते हैं, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होते हैं बेटा? वक्रित होते हैं। ये दोनों अवतल और उत्तल दर्पणों के क्या होंगे बेटा? यूज होगी। ये इंपोर्टेंट है नहीं? अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए कुछ परिभाषाएं हैं। फर्स्ट है ध्रुव। फर्स्ट ध्रुव देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है बेटा? ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट है फोकल मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के बाद मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है द्वारक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा के पास दर्पण का क्या कहलाता है बेटा? द्वारक कहलाता है। ये भी अच्छे आंसर, छोटे छोटे एक एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। और ये प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। जो वस्तु कहाँ पे रखी हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ये सारी चीजें मैंने बताऊंगा आपको आनी चाहिए। ये सारे प्रतिबिंब के बेटा इनमें से क्वेश्चन आएगा। दर्पण वाला भी आएगा और लेंस वाला भी आएगा। ठीक है, ये देखिए आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। फर्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब। इसको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब सामान्यतः हमेशा कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। किससे? तो अवतल दर्पण से और उत्तल लेंस से। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। ये 3 हो गए वास्तविक प्रतिबिंब के प्रॉपर्टी। इसके बाद है आभासी प्रतिबिंब। इसके पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल दर्पण से आभासी होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं बेटा? सीधा बनता है। ठीक है, ये आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। इसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा।
वर्ण विक्षेपण देखिए, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की कोई किरण आपतित की जाती है तो प्रिज्म से परावर्तन के पश्चात यह किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी मिलियन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी मिलियन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये 2 क्वेश्चन देखिए। एक है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला, वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपलब्ध होते हैं। धूल के और जल के बहुत सारे कण उपलब्ध होते हैं जो नीले रंग के प्रकाश का क्या करते हैं बेटा? प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, अतः आकाश का रंग कैसा होता है बेटा? नीला दिखाई देता है। इसके अलावा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। उनसे अपवर्तन के कारण तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा धीरे मिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए क्या होते हैं बेटा? प्रतीत होते हैं। एक तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सेकंड है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोनों में से एक के आने के चांस है। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसके अलावा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, और उसके अलावा जला दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं? जिसमें निकट की वस्तु तो अपन को अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष होता है बेटा जिसमें दूर की वस्तु तो अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु, पास की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती, इसे बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। इसके बाद है जरा दृष्टि दोष। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है तो ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु, दोनों ही दिखाई अच्छे से दिखाई नहीं देती, इसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए जिसमें दोनों लेंस अवतल उत्तल यानी बेलनाकार वगैरह जैसे लेंस होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा विद्युत। विद्युत देखिए, कुछ भौतिक राशि है बेटा और उनकी कुछ मात्रक है। कुछ भौतिक राशियां हैं और उनकी कुछ मात्रक है। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर या ओम इंटू मीटर। विशिष्ट ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, इसका मात्रक होता है यूनिट या kWh। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा ओम। क्या होता है? ओम। इसके बाद है आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलम। इसके बाद है कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। इसके अलावा समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, इसके आगे देखिए, एक होता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। अगला होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन दोनों आने चाहिए। श्रेणी क्रम संयोजन में जो R इक्विवेलेंट होता है वो बेटा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारे प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम यानी सीधी रेखा में जोड़ दिया जाता है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? जो 1/R इक्विवेलेंट होता है वो होता है बेटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके अलावा जो भी हो इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में सीधी रेखा में ऐड होते हैं। श्रेणी क्रम में हमेशा ऐसे ऐसे बेटा ये सीधी रेखा में, जबकि समांतर क्रम में एक दूसरे के पैरेलल ऐड होते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, एक और है
देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं बेटा, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रभावित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रभावित होने वाले आवेश का विरोध करता है, उस गुण को पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसका ऐसा मतलब क्या होता है बेटा, ओम होता है, तो प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, देखिए किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। ठीक है। विद्युत शक्ति देखिए किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित करने पर प्रति सेकंड में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है बेटा, विद्युत शक्ति होता है। इसके बाद ये देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा देखिए किसी विद्युत चालक में आवेशों के प्रवाह की दर, किसी विद्युत चालक में आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आई बराबर Q/T, और इसका जो क्या होता है बेटा, मात्रक होता है वो एम्पीयर। ठीक है। प्रतिरोधकता देखिए R प्रोपोर्शनल L/A, तो रो बराबर होता है R × A/L। एक ओम को परिभाषित कीजिए। देखिए यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रभावित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रभावित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा बेटा, 1 ओम होगा। एक है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है, जैसे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है। जो भी मान 1 हो जाता है तो मान एकांक हो जाता है। ठीक है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर देखिए विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत का देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं। एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं, एक क्षण चुंबक होती है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है S, एक होता है N। जो बेटा N होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो S होता है वो साउथ पोल होता है। ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। जो अंदर जो रेखाएं बेटी कैसी जाती है, S से N की ओर, कैसे S से N की ओर होती है। बाहर कैसे आती है बेटा रेखाएं, N से S की ओर। इस चीज का ध्यान रखिए। किसी क्षण चुंबक में जो अंदर रेखाएं जाती है तो S से N की ओर जा रही है और बाहर कहां से आ रही है, N से S की ओर आती है। ऐसा डायग्राम का ध्यान रखना। ठीक है। ये परिनालिका का हो गया। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करने वाले चित्र देखिए बेटा। ये क्या होती है, परिनालिका होती है। ये अंदर धारा बह रही है और ये बाहर की साइड में धारा बह रही है, अंदर ये बाहर, ये परिनालिका हो गई बेटा। दो रूल देखिए बेटा, एक है फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम, एक है फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम और एक है फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त का नियम। देखिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताती है तो बेटा जो अंगूठा होता है वो चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा। इसे फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम कहते हैं। ठीक है। फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त का नियम देखिए, अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो बेटा, ये भी लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो बेटा जो मध्यमा होता है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। ये हो गया फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त का नियम। ठीक है। इन दोनों रूल्स में से फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम, दोनों रूल्स में से बेटा एक आएगा। नेक्स्ट है लघु पतन क्या है, इससे क्या हानियां हो सकती है। लघु पतन जिसे इंग्लिश में अपन शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जब विद्युत नम्य तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में हैं, जब विद्युत नम्य तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, लघु पतन
पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लघु पतन से होने वाली हानि क्या क्या है? लघु पतन से परिपथ में विद्युत धारा अधिक बहने लगती है, जिससे परिपथ जल सकता है तथा आग लग सकती है। ठीक है, इसके बाद है भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार धातु के देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत नम्य तथा उदासीन तारों के साथ एक तीसरा तार भी लगा होता है। इस तार का संपर्क घर के निकट जमीन से धातु की प्लेट के साथ होता है। इस तार को भूसंपर्क तार कहते हैं। धातु के संधियों जैसे रेफ्रिजरेटर, टेस्टर, इस्त्री आदि को भूसंपर्क तार से जोड़ देने पर संयंत्र के आवरण से विद्युत धारा का क्षय होने पर आवरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिसके संयंत्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र आघात से क्या हो सकता है बेटा? बच सकता है। क्या हो सकता है? तीव्र आघात से बच सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा पर्यावरण। एक क्वेश्चन इसमें पारितंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। देखिए पारितंत्र वातावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों के संपूर्ण संतुलन से बनी इकाई क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। वातावरण के सभी सजीव यानी जीवित और निर्जीव घटकों के संतुलन से बनी इकाई क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। इसके दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है? इसके अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य। और अजैव घटक में क्या होता है? इसके अंतर्गत सभी निर्जीव होते हैं, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश आदि आती है। ठीक है, जैव और अजैव दोनों घटक हो गए। इसका अगला क्वेश्चन है ये देखिए एक है ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का अपक्षय ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, जिसे क्या लिखते हैं? उनको O3 लिखते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोककर पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। इससे मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। लेकिन प्रशीतक यंत्रों से निकलने वाली CFC, प्रशीतक जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर, निकलने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन परत को नष्ट करता है, जिससे ओजोन की मात्रा में गिरावट आने लगती है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगी है, जिससे मानव में त्वचा कैंसर अधिक मात्रा में होने लग गई है। इसके बाद है कचरा प्रबंधन। वर्तमान में किसी भी नगर में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। हमारी जीवन शैली में हो रहे सुधार के साथ साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक होती जा रही है। दिनों दिन कचरे की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निर्माण वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसका हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव? नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है। ये कचरा प्रबंधन और ओजोन परत का अपक्षय दोनों देखते जाइएगा। अब देखिए बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, पारितंत्र में जैविक पोषक स्तरों को समझाइए। पारितंत्र में जैविक पोषक स्तर देखिए, फर्स्ट होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, इसके बाद आता है उपभोक्ता। ऐसे सजीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब उपभोक्ताओं में कुछ इस तरह आते हैं। पहला देखिए प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे सजीव जो सीधे ही हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे शाकाहारी, चूहा, खरगोश, गाय, भैंस, ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो सीधे ही पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं को खाकर प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सभी मांसाहारी जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, मछली। नेक्स्ट आता है तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता। ऐसे मांसाहारी जंतु जो दूसरे मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको दूसरे जंतु नहीं खा सकते, जैसे शेर, बाघ, बाज आदि। ये क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। इसके अलावा जो तीसरा घटक होता है वो होता है अपघटक। क्या होता है? अपघटक। यानी वे सूक्ष्मजीव जो शीर्ष उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनका अपघटन कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक ये तृतीय उपभोक्ता को भी मरने के बाद खाते हैं, अपघटक को भी।
नेक्स्ट बेटा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। देखिए वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा इनका प्रकृति में पुनः चक्रण हो जाते हैं। जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं उनका प्रकृति में क्या हो जाता है बेटा, पुनः चक्रण हो जाता है, और अजैव निम्नीकरण पदार्थों का प्रकृति में पुनः चक्रण नहीं हो पाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। कौन सी दिशा में होता है, हमेशा एक दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट है 10% ऊर्जा का नियम। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि 90% होने के कारण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा क्या होती है बेटा, स्थानांतरित होती है। कितनी ऊर्जा, 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये अपने बेटा सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है इन जो टॉपिक्स मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं इनमें से 101% आने के चांस है बेटा। ठीक है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ सब इसमें से आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम दिए बढ़िया, स्ट्रेस फ्री रह के एग्जाम दिए, और ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए। धन्यवाद।